चैप्टर 11 क्लास 10 ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने हाइलाइटर्स और अपनी पेंसिल वगैरह ले लें, अपने साथ में बुक भी ओपन कर लें ताकि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी हम साथ में हाईलाइट करते रहें। जिस तरह ये वाला सारा जो है वो टॉपिक वो नहीं करना है, ये सारा आपने कट कर लेना क्योंकि मैंने सारा पढ़ के देखा हुआ है आप लोगों के आसानी के लिए। तो हम सिर्फ वही रेलिवेंट टू द पेपर जो चीज़ है इंपॉर्टेंट हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है कंडक्शन की। व्हाट इज़ कंडक्शन? कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें एक चीज़ याद रखें कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। जिस भी चीज़ ने हीट करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट ने हीट करना है, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हीट ट्रांसफर होगी। ये बेस्ट सबसे मेन लाइन है बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ मटेरियल विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। और इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मटेरियल नहीं होती। मतलब क्या हुआ, ये देखिए फर्स्ट करिए आपके पास एक मेटल है, ठीक है, ये आपके पास एक मेटल है, ये मेटल के अंदर एटम्स हैं। ये आपने जब इसको हीट करेंगे ना, जब इसको हीट अप करेंगे तो इसके अंदर एक्चुअल एटम्स की मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट होगी तो किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो है वो एक जगह से, यानी कि मेटल के अगर आप देखें ना, ये वाले रो यहाँ इस वाले हिस्से को आप गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो इधर वाली साइड से जब आपने ग्रिप किया तो वो भी आपको हीट थोड़ा सा गर्म गर्म होता है, ये हीट अप होता फील होता है। क्यों? वो कंडक्शन की वजह से। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल नहीं होती, जस्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से जो है वो आपका ये हीट अप होता है कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके अगर एग्जांपल की बात करें, हम एग्जांपल भी ये लिख सकते हैं। ये इसकी क्या है, एग्जांपल। एग्जांपल क्या है इसकी कि दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज मोस्ट एफिशिएंट इन सॉलिड्स। के कहाँ पर ज़्यादा होता है, सॉलिड्स में, और स्पेशली इन मेटल्स। और मेटल्स ही गुड कंडक्टर क्यों है कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बस ये आपने जितना हाईलाइट किया सिर्फ ये करना है, ये आपने ये सारा कट कर देना, यहाँ से कुछ नहीं करना। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स। थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स क्या होती है, आपने ये जो मैंने ये आपको बताया ना कंडक्शन की डेफिनेशन, ये आपने यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद जो एग्जांपल है यही आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है और यहाँ से आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर कंडक्शन ऑफ मेटल सॉलिड्स आ जाती है, थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स के बारे में आपने क्या ऐड करना है, जो आपने कंडक्शन के बारे में याद किया है वही यहाँ पर मेंशन कर देना है। आपको कोई भी चीज़ न्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन दी सेम वे ये वाला भी आपने कट कर देना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसी में आपने ना ये आफ्टर राइटिंग दीज टू डेफिनेशंस कंडक्शन और इसके ये सॉलिड्स किस तरह हीट करते हैं, ये आपने यहाँ पर थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स में ऐड करने के बाद आपने इसी के अंदर ये एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बनता है व्हाई डज हीट ट्रेवल मोर क्विकली इन मेटल्स। कि अगर हम एक साइड पर हम देखते हैं मेटल्स हैं, ठीक है, और एक साइड पर हम लेते हैं नॉन मेटल्स हैं, तो कौन किस में जल्दी हीट ट्रांसफर होगी, तो वो किस में होगी, मेटल्स में। तो क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिक इसका यही आंसर है कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव फ्रीली विद इन द मटेरियल। दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैरी एनर्जी क्विकली फ्रॉम हॉट एरियाज टू कोलर एरियाज। दिस इज वाई हीट मूव थ्रू रैपिडली थ्रू मेटल्स देन नॉन मेटल्स। तो बिकॉज सब सिंपल इसका आंसर क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो हीट अच्छे से जल्दी से ट्रेवल होती है, क्विकली ट्रेवल होती है इन मेटल्स एज कम्पेयर टू दी नॉन मेटल्स। तो ये आपने एक क्वेश्चन इसमें याद कर लेना। ठीक है, कंडक्शन के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन क्या होता है आपने याद रखना है, कन्वेक्शन जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा वाइएबल होता है किसमें, प्रोमिनेंट और लिक्विड और गैसेज में। इसमें यहाँ से ये सबसे पहले ये लाइन कुछ नहीं करनी, सबसे पहले आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी। ठीक है, अब इसमें याद रखना है इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। अभी इनमें कंडक्शन में और कन्वेक्शन में मेन डिफरेंस क्या है कि कंडक्शन में क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स नहीं होती विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट, लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, देयर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मेन डिफरेंस इसका ये है। तो डिफरेंस में भी आपने इसको कर लेना है और यानी कि दो पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करना है, एक डेफिनेशन भी कर लेनी है, एक डेफिनेशन भी कर लेनी है और डिफरेंस भी कर लेना है। अगर डिफरेंस आए तो क्या करना है, दोनों की डेफिनेशन मेंशन कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंट, ये आपने नहीं करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये वाला भी नहीं करना। ठीक है, ये भी रहने दे। ठीक है, अच्छा उसके फिगर भी नहीं करनी। अच्छा ये सब उसके बाद कन्वेक्शन के बारे में आ जाए ना, तो कन्वेक्शन की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने अगर लॉन्ग में आ जाता है तो किस तरह अटेम्प्ट करना है, कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। कन्वेक्शन करंट्स इन एयर, आप ये देखें ज़रा, ये एक प्रोसेस है, इसको आपने अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि इसकी बेस पर ही हमने सारा नीचे से 2-3 टॉपिक्स कवर करनी है। ये मेन है। ठीक है, ये क्या है, ये मेन है। अब ज़रा गौर से देखिए, ये आपकी ग्राउंड है। अब वो कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स इन एयर किस तरह होता है, ये आपकी ग्राउंड है, यहाँ पर आपके पास एयर है। जब आप अगर ग्राउंड से हीट रिलीज हो रही है या जो
हॉट एयर आपने याद रखनी, हॉट एयर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, मूव करती है नीचे से ऊपर की तरफ, और उसकी कमी को पूरा करने के लिए कोल्ड एयर जो कूल एयर है वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो सिंपल आपने व्हेन गैसेस गेट हीट, जब हमारी गैसेस कोई भी हीट होती हैं तो वो एक्सपैंड करती हैं, एक्सपैंड मतलब फैल जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी पर फर्क आता है। इनकी डेंसिटी की डिफरेंस की वजह से जो है ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो कन्वेक्शन करंट से नियर बस यहाँ से लेकर यहाँ तक साथ में ये फिगर कर लें आप तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ये दो एरोज ही बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ये आपने नीचे से कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सारा आपने कट कर दें, ये वाला सारा जो है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स के, अभी हमने कन्वेक्शन करंट की बात की तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर, ये सारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, कन्वेक्शन डेफिनेशन, कन्वेक्शन करंट इन एयर, शॉर्ट में भी आ सकते हैं सेपरेटली, और ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक गैस, ये नहीं कि ये कर दें, आर यूज्ड, ये रहने दें, ठीक है। कि कन्वेक्शन करंट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, दे आर यूज टू वार्म अवर होम एंड ऑफिस। नंबर वन एप्लीकेशन क्या होगी इसकी, कन्वेक्शन करंट्स आर यूज्ड इन अवर होम्स एंड ऑफिस टू वार्म अप, ठीक है। उसके बाद लैंड एंड सी ब्रीजेज, इसकी दूसरी एप्लीकेशन क्या आ जाएगी, लैंड एंड सी ब्रीजेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हाउ लैंड ब्रीजेज वर्क, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप गौर से देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लैंड एंड सी ब्रीजेज, वाई डज अ सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे एंड वाई डज लैंड ब्रीज अकर एट नाइट। अच्छा इस प्रिंसिपल को आपने फॉलो रखना है, इसी प्रिंसिपल को फॉलो रखना है। जब भी हॉट एयर जाएगी उसकी जगह को पूरा फुलफिल करने के लिए एक कूल एयर जो है वहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब ये इसी प्रिंसिपल को यहाँ पर फोकस करके देखते हैं। अब देखिए जरा, लैंड एंड सी ब्रीजेज आर काउज्ड बाय कन्वेक्शन, ये दोनों किस प्रोसेस की वजह से हो रही होती है, कन्वेक्शन की वजह से। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमसीक्यूज के लैंड एंड सी ब्रीजेज आर काउज्ड बाय बिकॉज ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन किसकी वजह से, रेडिएशन, तो किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये कैसे होता है ड्यूरिंग द डे, अब दिन में क्या होता है, अब ये देखिए ये डे टाइम है, ये आपका क्या है, डे टाइम है, और ये आपका नाइट टाइम है। अब हम डे टाइम को भी डिस्कस करते हैं। द लैंड हीट्स अप, अब ये लैंड क्या कर जाता है, जल्दी हीट अप हो जाता है, ठीक है। लैंड क्या हो जाता है, जल्दी हीट। अच्छा, तो लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी, के लैंड जो है वो जल्दी हीट अप हो जाता है ड्यू टू लैंड्स लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आप काट दें, ये आप कट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से आप दोबारा समझाने लगा हूँ कि लैंड जो है ना सेम ज़्यादा जल्दी हीट अप हो जाता है, ठीक है। जब ये ज़्यादा जल्दी हीट होगा तो इसके अंदर ऊपर जो एयर है वो भी जल्दी हीट होगी और वो ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। अब इसकी कमी को फुलफिल करने के लिए जो कोल्ड एयर है वो इधर से इधर आएगी, ठीक है। और ये प्रोसेस, तो जब कोल्ड एयर इधर से इधर आएगी तो वो जो एयर की डायरेक्शन होगी, एयर मूवमेंट होगी, वो किधर से होगी, सी से किधर होगी, लैंड की तरफ। समझ लग रही है, दोबारा देख लें कैसे होता है भला, कि लैंड है, ये सी है, लैंड दिन टाइम जल्दी हीट अप हो जाता है, लैंड दिन टाइम क्या हो जाता है, जल्दी, यहाँ पर लिख देता हूँ, हीट अप हो जाता है। हीट अप होने की वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर जो एयर है वो ऊपर को उठ जाती है। अब इसकी जगह पर गैप हो गया, इसकी जगह को खाली करने के लिए कोल्ड एयर इधर से इधर को ट्रैवल करती है। तो जब इधर से इधर को ट्रैवल करेगी तो एयर मूवमेंट भी किधर होगी, सी से किधर होगी, लैंड की तरफ होगी, ठीक है। तो ये सारा ये मेंशन है, ठीक है, फिगर से मैंने आपको समझाया। उसके बाद नाइट टाइम उसका उल्टा होता है। नाइट टाइम क्या होगा कि कोल्ड एयर जो है वो लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, तो कोल्ड एयर जो है वो आपकी लैंड से किधर फ्लो करेगी, हॉट एयर यानी कि सी की तरफ, ठीक है। तो ये इसका जस्ट ये इतना सा, ठीक है। ये वाला और ये वाला पॉइंट मैंने आपको ये अच्छे समझा दिए, ये आप खुद ही आपके असेसमेंट के लिए कि आप इसको किस तरह देखते हैं, ठीक है, नाइट टाइम में। अच्छा, उसके बाद है आपका ग्लाइडिंग, ग्लाइडर इन द एयर। अ ग्लाइडर विच इज़ लाइक अ स्मॉल प्लेन विदाउट एन इंजन, कि ग्लाइडर क्या होता है कि वो एक प्लेन जो है वो एक तरह का काम करता है लेकिन उसमें इंजन नहीं होता, ठीक है। अब ये भी कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कन्वेक्शन को, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन ये वाली पढ़ी, सेकंड एप्लीकेशन जो है वो लैंड एंड सी ब्रीजेज पढ़ी, ठीक है। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन उसकी क्या है, ग्लाइडिंग, ठीक है। तो ग्लाइडिंग में भी कौन सा प्रोसेस काम कर रहा होता है, कौन से वाला बोलें ज़रा, कन्वेक्शन प्रोसेस। उसके बाद बर्ड्स की मूवमेंट में भी आपका कौन सा प्रोसेस वर्क कर रहा होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस। तो जितना जितना मैंने आपको करवाया ये कर लें, यहाँ से ये सारा आपने जो है वो कट कर देना, ये वाला सारा, ठीक है। बर्ड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कि बर्ड्स की हाउ बर्ड्स जो है वो किस तरह मूव करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कन्वेक्शन करंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्लाइडिंग प्रोसेस में किस तरह यूज़ होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। बाकी आपने कुछ नहीं करना, ये एप्लीकेशन इसमें, ठीक है। कन्वेक्शन इन सी एंड मेराइन लाइफ, ये भी आपने कट कर देना है, ये भी आपने सारा कट कर देना है, यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि एप्लीकेशंस आएंगी तो 3-4 एप्लीकेशंस आएंगे ना, तो वो इतनी हमने लॉन्ग पॉइंट ऑफ से डिस्कस कर ली और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं, ताकि अगर सेपरेट भी आ जाए तो हम वही कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद इन सेम वे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स बाय कन्वेक्शन, ये भी सेम प्रोसेस को फॉलो करता है। ये अगर आपने करना है तो कर ले, मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये ना भी करें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2-3 एप्लीकेशंस कर ली हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इनफ, ठीक है। और अगर ये करनी भी तो कन्वेक्शन करंट भी हमने ऊपर पढ़ा है और ये प्रिंसिपल भी सेम फॉलो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड होल्ड वाटर सिस्टम, ये भी आपने नहीं करना, ये भी छोड़ दें क्योंकि ये भी उसी के एप्लीकेशन में आ जाती है। ये मैंने सारा कट कर दिया, ये वाला कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन, कि रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर कैसे होती है, वेरी इंपॉर्टेंट कि रेडिएशन में हीट ट्रांसफर अकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ये भी समटाइम्स वेव्स की एक टाइप है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक न्यू टॉपिक है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट आपकी जानने के लिए ये डेफिनेशन आप कर लें, दैट्स इनफ, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन फ्रॉम अ फायर प्लेस, ये हाउ डज हीट ट्रेवल फ्रॉम अ फायर प्लेस टू अस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने लाजमी करना है कि आपकी जो हीट है वो ट्रैवल किस तरह करती है। यानी कि आपने यहाँ पर जो है वो आग लगाई हुई है, दिल में नहीं, आपने कहाँ पर आग लगाई, लकड़ियों को, ठीक है, वुड्स वगैरह में आपने जो है वो जो फायर हुई है, फायर प्लेस है, तो यहाँ से जो हीट एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ट्रैवल करती है, तो ये भी ट्रैवल करती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस, ठीक है। बस इतना सा कर लें आप, ठीक है, कन्वेक्शन हीट ओनली, ठीक है। और रेडिएशन की वजह से भी आपकी जो वो हीट ट्रैवल करती है, ठीक है। बस ये आपने जो ये वाली लाइनें ना इन्हीं को पॉइंट बना के, यानी कि 0.21 और 0.2 इन्हीं को बना के कर ले, ये वाला जो है वो आप रहने दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है, वाई ऑब्जेक्ट्स कूल और वार्म अप ओवर टाइम, अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस तरह आपका आएगा कि देखिए आपके पास एक दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आपने कप ऑफ टी रखा हुआ है, कप ऑफ टी रखा हुआ है, ठीक है, और साइड पर आपने इसी तरह आपने क्या रखा हुआ है, आपने वाटर का ठंडा ग्लास रखा हुआ है, कोल्ड वाटर रखा हुआ है। अब जो टी रखी हुई है वो ठंडी हो जाती है, उसका टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है। जो आपने कोल्ड वाटर रखा हुआ है उसका टेम्परेचर हीट अप हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा हो जाता है इसका टेम्परेचर। तो ये डिफरेंस क्यों, ये तजाद क्यों, तो रीज़न ये है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स इन रूम रेडिएट हीट, ये लाइन काट दें कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है ना आपका, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है आपकी रूम में, वो सब हीट को अब्जॉर्ब करती हैं और रेडिएट भी कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, अब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं और रेडिएट, यानी कि अब्जॉर्ब का मतलब आ भी रही होती हीट और हीट जा भी रही होती है। लेकिन अगर हम टी के केस में देखें ज़रा, टी के केस में देख लें ज़रा, टी के केस में क्या होता है कि जो हीट रिलीज हो रही होती है ना वो ज़्यादा हो रही होती है, और हीट अब्जॉर्ब जो है वो क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो हीट जा ज़्यादा रही है, आ अब्जॉर्ब कम हो रही है, तो ऑब्वियसली टी ने ठंडा ही होना है ना, समझ लगी कि नहीं। तो ये इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हायर देन दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग, इट रेडिएट्स मोर हीट देन इट्स अब्जॉर्ब्स, ठीक है। तो ये वही वाली बात जो हमने अभी आपको बताई है, इसकी वजह से टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मैचेस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, ठीक है। डिक्रीजेज, ये रहने दे, काट दे, ये लाइन काट दे, ये वाली सारी लाइन काट दे, ये काट दे लाइन, ये रहने दे, ठीक है। इसी तरह आपका जो ठंडा पानी वाला वो वाला काम जो है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ये कर लें जो मैंने हाईलाइट किया है, बाकी जो मैंने कटिंग की है वो भी मैंने आपको करवा दी, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल जो अबव मेंशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा है ना ये वाला सारा, तो इसमें एक जो फिनोमिना जो कौन सा वो हमें बताते हैं, वो हमें बताते हैं लेज़लीज़ क्यूब। तो लेज़लीज़ क्यूब नहीं आपने करना, ये ना इतना लॉन्ग पॉइंट व्यू से आता है, बस इसमें आपने ये जितना मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ वही कर लेना है कि ये मेटल बॉक्स होता है, ठीक है। इसके 4 फेसेस होते हैं। नंबर 1 अ शाइनी सिल्वर फेस, ये देखिए शाइनी सिल्वर फेस जो उसके ऊपर है, डल ब्लैक सरफेस, ये डल ब्लैक सरफेस, ठीक है, और वाइट क्यूब ये वाला, और साथ में कलर्ड सरफेस है। और ये करने के बाद जस्ट आपने ये इस तरह बना दें, बॉक्स बना दें, उसके ऊपर हल्का से इस तरह करके ये जो है वो आप इसको क्या करते हैं, लेबल कर दें, और बस ये इतना बना देना, तो दैट इज इनफ। तो ये लेज़लीज़ क्यूब के लिए इतने बड़े अगर शॉर्ट पॉइंट व्यू से आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर एंड टेक्सचर और इंफ्रारेड रेडिएशंस के कलर किस तरह डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखनी है, सिर्फ इतना सा करना है जितना मैंने आपको करवाया है, ये सारी लाइन आपने काट देनी है। जैसे मैंने करवाया कि अभी वो तो देख लेना, जो भी डल कलर होते हैं, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डल एंड डार्क कलर जो होते हैं ना, वो हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी से भी कूल भी हो जाते हैं, ये अपने मेन लाइन। और शाइनी एंड क्लाइड कलर इसके उल्टे होते हैं, वो पूरा अब्जॉर्बर होते हैं और इमिटर्स ऑफ रेडिएशन, यानी कि वो इतनी अच्छी से अब्जॉर्ब करते हैं, ना इतनी अच्छी से जो है वो इमिट करते हैं किसी भी रेडिएशन को। तो बस इतना करें, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस इतना सा, ठीक है। उसके बाद जो आपके इम्पैक्ट ऑफ सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन हीट ट्रांसफर, ये आप काट देंगे सारा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी हिसाब नहीं लगता कि किस तरह लॉन्ग या शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। अच्छा, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स का हम किस तरह यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपने कोविड-19 के डेज़ में देखा होगा जब कोरोना वगैरह आया था, शायद आप लोग तो काफ़ी छोटे हैं, आप लोगों को आइडिया, लेकिन ये एक गन है, होती है टेम्परेचर गन, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, यानी कि यहाँ पर एक ना शख्स खड़ा होता है
मिसाल देता हूँ, ये एक आदमी है, ठीक है, ये दूर खड़े ना थोड़ा सा, हम इसके सर पर या इसके बॉडी पर जो है ना, इसकी बॉडी पर डायरेक्ट इस तरह करके ना इस सामने रख कर इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा नुकसान हम क्यों ये यूज़ किया है तब ना, देखिए ऑर्डिनरी थर्मोमीटर जो होता है, जो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर होता है, ठीक है, ये वाला ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, इसका हमारी जो बॉडी है ना, किसी भी ह्यूमन की बॉडी, उसके साथ फिजिकल टच में होना ज़रूरी है, ठीक है, फिजिकल टच में होना ज़रूरी है। लेकिन कोरोना के डेज़ में हमने देखा था कि हम फिजिकल टच तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस फैल सकता, स्प्रेड हो सकता था। तो इन दैट केस इसमें हमने क्या किया कि हमने इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज़ किया कि बंदा यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर है, जैसे ही इसकी ह्यूमन बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएगा, ये इसका हीट जो है वो हीट चेंजिंग की जो हीट है वो डिटेक्ट कर लेगा, इसमें से कितना निकला है। तो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में हम जो है वो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जितना मैंने हाईलाइट किया सिर्फ वो आपने कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र की। हीट ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे पहले हीटिंग ऑब्जेक्ट सच एज किचन पैंस, तो ये आपने जस्ट ये मैंने जो एक वन लाइन की है ना, सिर्फ आपने वही करना है, बाकी आपने सारा कट कर दें, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इसमें से भी आपने जो मैंने वन लाइन की, यूजिंग थर्मल इंसुलेशन टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, पानी की टंकी वगैरह, तो ये थर्मोफ्लास्क वगैरह हम थर्मल इंसुलेशन वगैरह कर सकते हैं, तो इसकी वजह से भी हीट वगैरह को हम यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन है। इस तरह ये वाली और ये बस आपने एक लाइन कर दें, बाकी ये सारा कट कर दें, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। The greenhouse effect refers to the process by which the Earth's atmosphere traps some of the sun's heat, maintaining a temperature that is suitable for life। अब ये क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए ज़रा, मैं इसको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ लग जाएगी। अब इसमें कलर वो लेते हैं जो यहाँ पर नहीं है, ये वाला कलर नहीं है, चलो ये लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है, नहीं ये भी है, ये ले लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। अच्छा देखिए, ये आपके पास सन है, ठीक है, सन से रेडिएशंस आती हैं, जिस तरह ये रेडिएशंस आ रही हैं, जब भी ये रेडिएशंस आकर यहाँ पर टकराती हैं, कहाँ पर, ज़मीन के सरफेस के साथ जाकर टकराती हैं, कुछ रेडिएशंस यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, और कुछ रेडिएशंस जो है वो क्या होती है, वो यहाँ पर टकराने के बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वो इसके अंदर ट्रैप होकर रह जाती हैं। क्या क्या है मैंने, सन से आने वाली कुछ रेडिएशंस ज़मीन के सरफेस के साथ टकराने के बाद बाहर चली जाती हैं, यहाँ क्या होता है, वो यहाँ इसी के अंदर रह जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ये जो टेम्परेचर, जो हीट इसके अंदर रह जाती है, अर्थ सरफेस के अंदर, या यानी कि इसी के अंदर रह जाती है, वो क्या हो जाती है, उसकी वजह से आपका टेम्परेचर मेंटेन रह जाता है, ठीक है। अब ये मैं इसको मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ, जिस तरह देखें कि ये ग्रीन हाउस गैस का काम कैसे करता है, या इसी को मैं पहले ये पढ़ लेते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ की, अर्थ पर किस तरह काम करता है। देखिए, द अर्थ एटमॉस्फेयर फंक्शन इज सिमिलर टू ग्रीन हाउस, ये भी हमें ग्रीन हाउस पढ़ेंगे, यानी कि ये आपको हो गया ना, तो ये ऊपर वाला भी अल्टीमेटली हो जाएगा, ठीक है। ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन विद गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। अब ये दो मेन गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज भी इनको कहती हैं। अब दोबारा चलते हैं हम अपने यहाँ पर, बल्कि मैं एक लेटर बना के दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ लग जाएगी। ये आपके पास है अर्थ सरफेस, ठीक है, ये आपके पास है सन, ये आपके पास क्या है, सन है, ठीक है, ये आपके पास सन है। अब सन से क्या हो रही है, कुछ रेडिएशंस आती हैं, ये कलर ले लेते हैं, सन से रेडिएशंस आती हैं। अब इसके अर्थ के इर्द गिर्द क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स है, जो मैंने भी आपको बताया। इसके एक ग्लाफ है एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउस इसका कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वो वाटर वेपर्स, ये वाली ग्रीन हाउस वाटर वेपर्स है, ठीक है। सन से जब रेडिएशंस आती हैं तो क्या होता है, वो अर्थ के सरफेस की जाकर टकराती हैं। अब यहाँ पर इसके बाद दो ऑप्शन होती हैं, एक तो कुछ रेडिएशंस टकरा कर वापस चली जाती हैं एटमॉस्फेयर में, और कुछ जो है वो यहाँ पर टकराने के बाद वापस आ जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं। अब ये जो गैसेज यहाँ पर ट्रैप हुई हैं ना, ये जो हीट जहाँ पर ट्रैप हुई है इन गैसेज की वजह से, इसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रह जाता है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, ये इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी सर्वाइवल यहाँ पर मुमकिन है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेज करती है क्या, ये देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज अब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड ट्रैप इन दी एटमॉस्फेयर, यानी कि इस एटमॉस्फेयर यहाँ पर जो अब्जॉर्ब कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज क्रिएटिंग what is known as greenhouse effect, the earth would not be warm enough for human to live, यानी कि अगर ये गैसेस ना होंगी तो हमारा जो टेम्परेचर यहाँ पर इतना ड्रॉप डाउन हो जाएगा कि यहाँ पर ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब होता है, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ग्लोबल वार्मिंग। वो क्या होती है, अब देखिए ज़रा, आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरह हो रही है, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, स्मोक निकलती है।
ऑटोमोबाइल्स जो हैं यानी कि गाड़ियाँ वगैरह, इसके इंजन से जो है वो स्मोक निकलती है, ठीक है। अब ये जो स्मोक वगैरह है वो क्या होती है, वो डायरेक्टली इस इधर जा रही है, कार्बन डिफरेंट यहाँ पर डिपॉजिट हो रही है, यहाँ पर जाके जमा हो रही है, यहाँ पर आके जमा हो रही है, ठीक है। पहले जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कवर था वो इतना था, गिलाफ इतना था। अब क्या हो रहा है, अब इन ग्रीन हाउस इन एमिशंस की वजह से, इनकी ह्यूमन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये देखिए जरा, ये अब बढ़ गया। पहले इतना था, अब क्या हो रहा है, अब ये बढ़ गया इसका जो है वो कवर ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये होगा कि जितनी हीट ट्रैप जो ही जिस हीट ने बाहर जाना था, अब वो भी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके ट्रैप हो रही है और कुछ बाहर जा रही है। अब जब यहाँ पर हीट ज़्यादा ट्रैप होगी तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर अर्थ का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है। दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, समझ लगी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये सेम यही वाला प्रोसेस यहाँ पर भी जो मैंने अभी आपको बताया ग्रीन हाउस कैसे काम करते हैं, ये सेम है। सन जो है वो सूरज कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं, ठीक है। कुछ उसमें लॉन्ग वेवलेंथ की होती है जिनकी एनर्जी कम होती है, और कुछ हाई एनर्जी कुछ हाई शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, ठीक है। वेवलेंथ यानी कि इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे ग्लास वगैरह को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, ये कुछ लॉन्ग वेवलेंथ को अपने जो है वो ब्लॉक कर देता है। जिनकी एनर्जी कम होती है वो उसकी सरफेस से वहाँ से नहीं जा सकती, यानी कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसकी तरह से वो टेम्परेचर को ज़्यादा करता है, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है ग्रीन हाउस, ठीक है। अब इसी प्रिंसिपल को हमने यहाँ पर अप्लाई किया हो तो ये आपको उम्मीद है कि समझ लगी होगी सारी, ठीक है। ये आपको मैंने क्या था बताया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम चलें एक्सेस शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज की तरफ, तो ये आपने सारे लाजमी करने हैं। मैंने आपको सारा जो है वो बस जनरली मैंने आपको हाईलाइट कर दी हूँ, बस आप लोग देख लें। 1 का सी है, 2 का बी, 3 का बी मार्क कर लें, क्योंकि ये तो आपको समझ मतलब मैंने ऊपर बता दिया हुआ है सारा। तो यहाँ पर अब टाइम वेस्ट करने के ना आप लोगों को फ़ायदा है, ठीक है। 4 का सी, 5 का बी, 6 का सी और 7 का जो है वो सी, ठीक है। ये सारा हमने ऊपर पढ़ के आए हुए हैं। अगर हम तरें चलें इनकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बाद में आपको बता दूँ, अपना ये जो चैनल है ना, ये स्टडी कोर्स के नाम से, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी भी जो है वो आपके रेलेवेंट टू द पेपर जो है वो आपकी सारे इस तरह कवर किए हुए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये आप इसी तरह जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वीडियोस जो है लिसन लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देन अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन जो है ये आपने लाजमी करने हैं। ये मैंने आपको सबका आंसर जो है वो यहाँ पर साथ ही मेंशन किए, ये देखिए ज़रा, ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स है, ठीक है। तो 1 वाला क्वेश्चन है 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर कौन कौन सी। 1 वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसी तरह 2 वाला भी आंसर मैंने दिया हुआ है, 3 वाला भी है। आप इसको पॉज करके वीडियो को आप ज़रा गौर से देख सकते हैं। मैंने सारे जो है वो आपको आंसर्स के क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। और देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ दो दो जो है ना वो लाइन्स में लिखी हैं। दो दो तीन तीन लाइन्स में लिखने का मतलब ये तो एक तो स्टूडेंट ईजिली वो जो है वो इसको याद कर सकते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम 2-3 लाइन्स ही करेंगे, इतना ज़्यादा पेजेस भरने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट मैंने इसको शॉर्ट करके आपकी रेलेवेंट टू दी बुक जो है वो मैंने इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर आपने कि इसके रिलेटेड समझना भी है तो आप वो पीछे दोबारा वीडियोस को रिव्यू करके ना, मतलब आप जाके देख सकते हैं, और वहाँ से आपको सारा अच्छे से ये सब मैंने टॉपिक्स वहाँ पर कवर किए हुए हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन ये हैं और 8 क्वेश्चन ये टोटल आपके जो है वो क्वेश्चन हैं, जो मैंने अभी आपको डिटेल से भी बताया। और आप यहाँ से पॉज करके इसको जो है वो कम्प्लीटली इसको राइट डाउन कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी करने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर आपने कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जो मैंने आपको बताया ये अगर आप कर लेना सारा चैप्टर्स में जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं तो दैट इज़ इनफ, बहुत है बहुत, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, ये आपको इतने ज़्यादा खास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन ये आपने कंप्लीट जो है वो लाजमी करें। ये भी हम सारा डिस्कस भी करके आए हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है। और ये सारा हमने ये सारा कंप्लीटली जो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। बाकी जो है लैंड एंड सी ब्रीजेस ये भी हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि अभी तक आपको चैप्टर की समझ लगी होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो गलती से हो गया। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ लगी होगी। तब तक के